गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं अमित सैनी साइंस टारगेट पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में अपन ने स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में जाना था कि स्टीरियो केमिस्ट्री होती क्या है और उसमें अपन किसकी स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद अपन ने आइसोमर्स देखे थे, आइसोमर्स के टाइप देखे थे। फर्स्ट टाइप था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिसे अपन संरचनात्मक समावयवता बोलते हैं, और सेकंड था स्टीरियो आइसोमर्स, जिसे अपन त्रिविम समावयवता बोलते हैं। फिर उसके बाद अपन ने इनके टाइप्स देखे थे। फिर अपन ने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट टाइप में देखा था अपन ने चेन आइसोमर्स, सेकंड देखा था अपन ने पोजीशन आइसोमर्स, थर्ड देखा था अपन ने फंक्शनल आइसोमर्स, फोर्थ देखा था अपन ने मेटामेरिज्म और फिफ्थ देखा था अपन ने टोटोमेरिज्म। ऐसे करके अपन ने पांचों के पांचों आइसोमर्स अपन ने डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, जो अपना 12th सब्जेक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटिव है। उसमें अपन को क्या पढ़ना है कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में अपन को स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ना है और उसमें से ही हर साल 12th के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बाकी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में अपन को थोड़ा बहुत जानना जरूरी था, क्योंकि हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी अपन चैप्टर पढ़ते हैं उसमें इंट्रोडक्शन में आइसोमर्स के बारे में पूछते हैं, और आइसोमर्स जनरली स्ट्रक्चरल के बारे में पूछते हैं और स्टीरियो के बारे में पूछते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल को अपन को जानना था तो स्ट्रक्चरल जान गए। अब स्टीरियो है, स्टीरियो के बारे में अपन जानते हैं। तो आज स्टीरियो केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है, जिसमें अपन पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स, जिसे अपन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। स्टीरियो वही है 3D, और आइसोमर्स जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें स्टीरियो आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट के साथ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। बस इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं या ग्रुप्स के एटम्स होते हैं, उनका जो 3D अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट होने के बाद जो आइसोमर्स अपन को मिलते हैं उसे अपन स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, और इस फिनोमेना को मतलब इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता में क्या होता है कि अणुसूत्र अणुभार और संरचनात्मक सूत्र समान होता है, लेकिन अणु के अंदर परमाणु की त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। उसे अपन त्रिविम समावयव बोलते हैं और उस गुण को अपन त्रिविम समावयवता बोलते हैं। तो ये त्रिविम समावयवता है। तो त्रिविम समावयवता में अपन ने क्या देखा कि 3D अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। किनका होता है, जो आइसोमर्स होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स उनका। सेम क्या होता है, पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तीसरा क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जिसे अपन क्या बोलते हैं, इसको अणुसूत्र अणुभार और संरचना सूत्र। ये क्या होते हैं, इनमें तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम या इक्वल होते हैं। यानी कि जो आइसोमर्स अपन को मिलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, उसमें क्या देखने को मिलता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अपन को सेम मिलता है। लेकिन जो उसका 3D अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होते हैं उनका, वो क्या होता है, डिफरेंट। तो ऐसे आइसोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को, इस गुण को अपन क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म अपन ने देख लिया ये। फिर इसके बाद अपन एग्जांपल क्या लिया था अपन ने फर्स्ट लेक्चर में, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में अपन ने क्या देखा था, स्टीरियो आइसोमर्स, जिसमें अपन को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम मिला था अपन को, लेकिन जो उनका अरेंजमेंट था मॉलिक्यूल्स का 3D वो क्या है, डिफरेंट। जैसे अपन ने देखा था लैक्टिक एसिड, स्टीरियो सेंटर, और दूसरा अपन ने देखा था ये लैक्टिक ही था।
तो इसमें क्या मिल रहा है अपन को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिल रहा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। डिफरेंट क्या है, ये जो ग्रुप्स हैं तो 3D फॉर्म में है, यहाँ पे तो हमने 2D बना रखा है, 3D फॉर्म में है, तो इनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, इसलिए दोनों के दोनों आइसोमर्स क्या हुए, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स में क्या है, एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि स्टीरियो आइसोमर्स का जो आईपैक नेम होता है वो भी सेम होता है और कॉमन नेम होता है वो भी सेम होता है, बाकी डिफरेंट क्या होता है, 3D अरेंजमेंट। तो ऐसे आइसोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स को अपन 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, जब अपन क्या करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन, तो स्टीरियो आइसोमर्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। और क्लासिफाइड किसके अकॉर्डिंग करते हैं, एनर्जी के अकॉर्डिंग, कि कुछ मॉलिक्यूल्स तो क्या होते हैं जो कम एनर्जी मिल जाती है, यानी रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं अपने आइसोमर्स को चेंज कर लेते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ आइसोमर्स ऐसे होते हैं जिनको रूम टेम्परेचर मिलने के बाद भी वो अपने आइसोमर्स चेंज नहीं होते। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग अपन स्टीरियो आइसोमर्स को 2 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, जिसमें पहला पार्ट क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमर, और दूसरा पार्ट क्या है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, विन्यासी समावरता और संरूपण समावरता। तो अपन अब क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को जो क्लासिफाइड किया था अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग अपन ने क्लासिफाइड किया था 2 पार्ट में। एक तो था कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा था कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, जिसे अपन इसको क्या बोलते हैं, संरूपण समावरता। और इसको अपन क्या बोलते हैं, विन्यासी समावरता। तो अपन ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया, एक तो था कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा था कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो कॉन्फर्मेशनल संरूपण समावरता और कॉन्फिगरेशनल विन्यासी समावरता, इनको क्लासिफाइड किसके अकॉर्डिंग किया था अपन ने, एनर्जी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको कम एनर्जी मिलते ही अपना आइसोमर चेंज कर देते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कम एनर्जी न करके हाई एनर्जी पर अपना आइसोमर्स देते हैं। तो वो होते हैं 2 टाइप्स के, कॉन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म ऐसे मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं जो लचीले होते हैं, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में कौन सा आइसोमर्स पाया जाता है, कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। और जो मॉलिक्यूल रिजिड या जटिल होते हैं उनमें कौन सा आइसोमर पाया जाता है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। अब आपको पता है कि लचीले जो फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कम एनर्जी मिल जाती है तो वो अपने आइसोमर्स शो करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब जो ये कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म होते हैं जो रूम टेम्परेचर में आपस में एक रूप से दूसरे रूप में इंटरकन्वर्जन हो जाते हैं, जबकि ये वाले जो कॉन्फिगरेशन आइसोमरिज्म होते हैं ये रूम टेम्परेचर में आपस में एक दूसरे में कन्वर्ज नहीं होते। क्यों, क्योंकि इनमें जटिल मॉलिक्यूल्स होते हैं और जटिल मॉलिक्यूल्स को हाई टेम्परेचर, जब हाई एनर्जी मिलती है तभी ये अपना दूसरा रूप चेंज करते हैं। तो ये आइसोमर्स कब शो करते हैं, हाई एनर्जी पर और ये लो एनर्जी पर। इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 3 से 14 किलो कैलोरी किलो जूल पर मोल, और इसको होती है 100 किलो जूल पर मोल या मोर या इससे ज्यादा, यानी कि इतनी एनर्जी जब इस मॉलिक्यूल्स को मिलेगी तो ये कौन सा आइसोमर शो करेंगे, कॉन्फर्मेशनल, और इतनी एनर्जी जब मॉलिक्यूल्स को मिलेगी तो कौन सा आइसोमर शो करेंगे, कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। साथ में ये रूम टेम्परेचर पर भी आइसोमर शो कर सकते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते। ठीक है, ये किन में पाए जाते हैं, जो लचीले अणु होते हैं फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल्स में, और ये पाए जाते हैं जटिल अणु में जिसे अपन रिजिड मॉलिक्यूल्स उसमें पाए जाते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर इंटरकन्वर्जन हो जाते हैं और ये हाई टेम्परेचर पर इंटरकन्वर्जन होते हैं। इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 3 से
15 किलो जूल पर मोल और इसमें रिक्वायर्ड होती है 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी की। और ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को अपन टाइप तो नहीं, इसके जो फॉर्म होते हैं, एक तो स्टेगर्ड फॉर्म होती है, एक इक्लिप्स फॉर्म होती है, एक शांतित और एक ब्रस्ट फॉर्म, उसमें अपन इसको क्लासिफाई करते हैं। और इस कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को अपन 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक तो ज्यामितीय समानता जिसे अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है प्रकाशिक समानता जिसे अपन क्या बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अपन इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस करते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो आपको पहले समझ में आ गया क्या होते हैं, इनमें जो डिफरेंस है वो समझ में आ गए। डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो क्या है कि ये लचीले अणु में फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, और ये प्रेजेंट होता है जटिल में रिजिड मॉलिक्यूल्स में। इनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है लो, इनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हाई। इनके लिए एनर्जी अपन को रिक्वायरमेंट होती है 3 से 15 किलो जूल पर मोल, और इसके लिए 100 किलो जूल पर मोल। ये रूम टेम्परेचर पे इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं, और ये रूम टेम्परेचर पे इंटरकन्वर्जन नहीं होते। ये इनमें क्या है डिफरेंट। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को अपन 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया था, पहला ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों को अपन डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं अपन क्या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म जिसे अपन क्या बोलते हैं विन्यासी समव्यवस्था। विन्यासी समव्यवस्था जनरली आपको पता है कि वह आइसोमर्स या वह मॉलिक्यूल्स जो हाई टेम्परेचर पर या हाई एनर्जी की प्रेजेंस में इंटरकन्वर्जन होते हैं, उस आइसोमर्स को अपन क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। और जो फिनोमिना होती है उसे अपन क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। ये 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे ज्यामिति समव्यवस्था और सेकंड प्रकाशिक समव्यवस्था। ठीक है, ज्यामितीय समव्यवस्था में क्या होता है? ज्यामितीय समव्यवस्था जनरली ऐसे मॉलिक्यूल्स शो करते हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या वो एक साइक्लिक एलिसाइक्लिक रिंग हो। एलिसाइक्लिक रिंग या डबल बॉन्ड प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स जैसे अपने पास एल्कीन होता है, एजो कंपाउंड्स होते हैं, ऑक्जिन कंपाउंड्स होते हैं, या एलिसाइक्लिक रिंग होती है, वो क्या शो करती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इस आइसोमेरिज्म को अपन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं, ईजेड आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अपने पास कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है जो मॉलिक्यूल्स को जब अपन प्रकाश देते हैं, पीपीएल उस मॉलिक्यूल्स पे डालते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स उस पीपीएल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव। यदि वो उनको रोटेट नहीं कराता तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जनरली किस मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है? जो मॉलिक्यूल्स नॉन प्लेनर हो। नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है, और इसमें साथ ही साथ इसमें सिमेट्री एलिमेंट सममिति के तत्व एब्सेंट होते हैं। और ये वाली समव्यवस्था किसमें पाई जाती है? प्लेनर में भी पाई जाती है, नॉन प्लेनर में भी कभी कभी पाई जाती है। तो ये ज्योमेट्रिकल थी और ये ऑप्टिकल थी। इन दोनों को अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे, इनका पूरी बारी में जानकारी अपन एक एक करके ले लेंगे कि ज्योमेट्रिकल क्या होती है और ऑप्टिकल क्या होती है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और फिर स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अपन कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म करेंगे, जिससे अपन कुछ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मैंने बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है जिनमें कम से कम डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, साथ ही उनमें रेस्ट्रिक्ट रोटेशन, मुक्त घूर्णन, प्रतिबंधित घूर्णन होता है ज्योमेट्रिकल में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
आइसोमेरिज्म, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ज्यामिति समव्यवता। ठीक है, ज्योमेट्रिकल में कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन कि इनमें प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, प्रतिबंधित मुक्त घूर्णन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, दूसरा डबल बॉन्ड परजेंट होने चाहिए, डबल बॉन्ड परजेंट इन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच डबल बॉन्ड परजेंट, जैसे अपन देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच। तो ये भी क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल देगा, ये भी ज्योमेट्रिकल, ये भी ज्योमेट्रिकल। तीसरी कंडीशन क्या है इसकी कि एलिसाइक्लिक सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड भी दे सकते हैं, एलिसाइक्लिक सिंगल बॉन्डेड molecules show this isomerism, this geometrical isomerism। ठीक है, चौथी कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्ड तो हो, लेकिन डबल बॉन्ड से जो एटम अटैच हैं वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन या नाइट्रोजन एटम पर जो एटम अटैच है या कोई एटम्स के ग्रुप्स के एटम अटैच है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट। ये जरूर हो सकता है कि एक कार्बन डबल बॉन्ड एटम पर जुड़ने वाले ग्रुप डिफरेंट हो, लेकिन उसके पास जो दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है या नाइट्रोजन एटम है उस पे जुड़ने वाले ग्रुप इस कार्बन एटम के और इस कार्बन एटम के सेम हो जाओ, लेकिन एक कार्बन एटम पर जुड़ने वाले दोनों के दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट। जब भी वो कंपाउंड क्या देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अन्यथा वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। जैसे अपन एग्जांपल लेके चलते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे अपन समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं ए बी, ये अपने पास एक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है। पहली कंडीशन क्या थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कि जो भी मॉलिक्यूल्स अपने पास है उसमें कार्बन कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। दूसरी कंडीशन क्या थी कि उसमें रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जुड़ने वाले ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। जैसे मान लो यहाँ ए और यहाँ बी है, डिफरेंट है, पास वाले में देखा ए और बी डिफरेंट है, तो कंडीशन तीनों फॉलो कर रहे हैं। चौथी कंडीशन ये भी है, जैसे मान लो डबल बॉन्डेड है तो इस पे जुड़ने वाले ग्रुप। अब अपन ये देख सकते हैं कि इस कार्बन और इस कार्बन पर जो ग्रुप जुड़ रहे हैं वो आपस में सेम हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कार्बन एटम पर जो ग्रुप जुड़े हुए हो वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट। इस प्रकार ये कंपाउंड है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अब पूछूंगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जुड़ने वाले ग्रुप डिफरेंट नहीं है, ये और ये क्या है, दोनों के दोनों सेम एटम है। इधर तो डिफरेंट है लेकिन इधर सेम है, सेम होने पर ही ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। समझ गए? तो मैंने क्या बोला था कि जुड़ने वाला ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट, आपस में चाहे सेम हो जाओ लेकिन एक पर जुड़ने वाला डिफरेंट होना चाहिए। और एक कंडीशन और है कि दोनों कार्बन एटम पर, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर कम से कम एक ग्रुप सेम होना चाहिए। उस ग्रुप के सेम होने के रेस्पेक्ट में ही अपन क्या रूप निकालेंगे, इनके दो रूप, एक सिस आइसोमर्स और दूसरा ट्रांस आइसोमर। तो सिस और ट्रांस आइसोमर्स निकालने के लिए डबल बॉन्डेड एटम पर कम से कम एक एटम्स या ग्रुप्स सेम होने चाहिए। तो सेम होंगे तो उसकी रेस्पेक्ट में ही अपन सिस और ट्रांस आइसोमर शो करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या है, सिस ट्रांस आइसोमर। तो ये आप समझ गए। अब अपन देखते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, मैंने ले लिया 1,4,1
डाइक्लोरो 1 3 ब्यूटा डाइईन, ये ले लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन, पहले और चौथे कार्बन पर क्या है, क्लोरीन, पहले और तीसरे पे क्या है, इन, ये ठीक है। अब अपने पास एक तो ग्रुप ये मिल गया, एक ग्रुप मिल गया, एक एल्कीन ये आ गया, एक एल्कीन ये आ गया। अब इस एल्कीन का मेरे को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म निकालना है, तो एक ग्रुप में इसको मान लूंगा, एक इसको मान लूंगा, और एक यहां पर हाइड्रोजन आएगा उसको मान लूंगा, और एक ये पूरा ग्रुप हो जाएगा मेरे पास। तो मतलब इस पर जो ग्रुप जुड़ रहे हैं, दो तरफ तो हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक पूरा ग्रुप है, तो हाइड्रोजन क्या हो गए, सेम, हाइड्रोजन ग्रुप क्या हो गए, सेम। तो मैं इस हाइड्रोजन ग्रुप की रेस्पेक्ट में क्या निकालूंगा, सिस और ट्रांस आइसोमर। अब जनरली मैं इस पूरे मॉलिक्यूल्स को छोटा करता हूं, इसको क्या मान लेता हूं मैं, जी। अब इसको मैंने पूरे को जी माना, तो अब आप देखो यहां हाइड्रोजन है, तो इस पूरे को मैंने जी मान लिया, जी मानते ही सेम ग्रुप आ गए, और यहां पे डिफरेंट है ये वाले, तो ये सेम है, इन दोनों पे डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो ज्योमेट्रिकल देगा, लेकिन कौन सी देगा, ये देगा सिस विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के सापेक्ष कौन सा ग्रुप देगा, ये सिस। अब मैं इसको अपोजिट कर देता हूं, यहां हाइड्रोजन लेके आ गया और यहां पर जी, तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांस। तो समझ गए, सिस और ट्रांस, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स में सिमिलर एटम्स वन साइड हो तो उससे जो आइसोमर्स मिलेगा उसे अपन सिस आइसोमर्स बोलेंगे, और सिमिलर एटम अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो तो जो आइसोमर्स मिलेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर्स। अब अपन को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जनरली दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स में पढ़नी है, पहला तो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स और दूसरा एलिसाइक्लिक, मतलब चक्रीय मान लो, एलिसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स या साइक्लिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड में तो 3 थे, एजो कंपाउंड, एल्कीन और ऑक्जिन, और एलिसाइक्लिक में सिंगल साइक्लिक एलिक और डबल एलिसाइक्लिक में, तो डबल में डेकालिन था और सिंगल में 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर में अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को मैं क्लासिफाइड करता हूं कि अपन को कैसे कैसे इनको डिस्कस करके पढ़ना है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामिति समव्यवता। तो ज्यामिति समव्यवता को दो में पार्ट में क्लासिफाइड किया अपन ने, एक तो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स, दूसरा साइक्लिक मॉलिक्यूल्स, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, एलिसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स, एलिसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये साइक्लिक हो गया और ये एलिसाइक्लिक। सैचुरेटेड अपन को पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स के बीच मल्टीपल बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। तो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स 2 हैं, एक डबल बॉन्डेड और एक ट्रिपल बॉन्डेड, ठीक है। डबल में आपको पता है डबल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल में आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब अपन को एक चीज समझ में आती है कि ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स अपन को मिलता है वो इस पोजीशन में मिलता है, एक बेलनाकार पोजीशन में अपन को मिलता है। तो इसमें ना तो अपन सिस ग्रुप दे सकते हैं ना ट्रांस दे सकते हैं, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल नहीं